नथिंग कैन डीम द लाइट विद साइंस फ्रॉम विद इन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और इनके ऊपर किसी भी बाहरी फोर्स का या किसी एक्सटर्नल फोर्स का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और ये ऐसे ही लोग होते हैं जो दुनिया को कुछ न कुछ नया दे जाते हैं। जैसे इसी में से एक कड़ी है जिनकी चर्चा आपने रिसेंट टाइम में सुनी, दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिन पर फिल्म भी बनी। ठीक है, और ऐसे ही लोग इतिहास में भी हुए हैं, आगे भी होते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये उन्हीं के बारे में कहावत था। चलिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं? कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग हम लोग किस प्रकार के बातों को बताने के लिए करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन तमाम चीजों पे हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये होता क्या, जैसा कि आपको वर्ड से ही विदित हो रहा है, जैसा कि आपको वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये जो कंडीशनल वर्ड है किससे बना है? कंडीशन से बना है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त होता है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शर्त उसमें रखी गई है, किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई शर्त उसमें रखा गया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? कंडीशनल सेंटेंसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, इनकी हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस। अब ये होता क्या ओपन कंडीशनल सेंटेंस, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि यदि दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ आपको दिखाई पड़े, यदि दो फ्यूचर के सेंटेंस आपको एक साथ दिखाई पड़े, तो हम लोगों का एक आदत है, स्वभाव है, ये जैसा हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग भी यदि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर का है तो उसमें शैल विल का प्रयोग हम लोग करते ही करते हैं। तो उस स्वभाववश या उस नेचर वाइज हम लोगों को दोनों ही सेंटेंसेस में यूज करना चाहिए शैल या विल होना चाहिए था। दोनों ही सेंटेंसेस में शैल या विल का यूज यहाँ पे होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। दोनों ही सेंटेंसेस में शैल या विल का यूज आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन दोनों फ्यूचर के सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक वर्ड यूज किया जाएगा और वो जो वर्ड यूज किया जाएगा वो या तो टाइम को बताएगा या कंडीशन को बताएगा। ठीक है, तो देखिए, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो दो फ्यूचर के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, जो या तो टाइम को इंडिकेट करते हैं या तो कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों प्रकार के जो वर्ड्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, या ऐसे कितने वर्ड हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए सबसे पहले इसकी चर्चा करें। तो देखिए, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो आपको पहले नंबर पे दिखाई देगा इफ, दूसरा क्या दिखाई देगा? अनलेस, इफ, अनलेस, अनटिल, फिर आपको दिखाई देगा टिल, फिर इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा प्रोवाइडेड, फिर आपको कभी कभी दिखाई देगा प्रोवाइडेड दैट। इस तरीके के कुछ वर्ड आपको दिखाई देंगे। एज सून एज, सो लॉन्ग एज, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे अटैच करके पूछा जाता है, किस तरीके से इनको सेंटेंस में यूज करना होता है और किस तरीके से इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम से, बड़ी प्रेम से हम लोग इनको सीखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, या तो ये जो सेंटेंस होगा, जैसे सबसे छोटा वर्ड है इसमें इफ, तो हम इफ का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसी एग्जाम्पल को लेके हम आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। या तो यहाँ पे कॉमा दे देगा। इफ का प्रयोग या तो दोनों फ्यूचर वाले सेंटेंसेस के पहले यानी कि इनके इनिशियल में आपको देखने को मिलेगा, या दो फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होंगे इनके मिडिल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन या जो रूल है हम लोगों का ये कहता है कि यदि इस तरीके से दो फ्यूचर के सेंटेंसेस आपको देखने को मिले, एक साथ आपको देखने को मिले, तो दोनों ही सेंटेंसेस में आप शैल विल का यूज नहीं कर सकते। तो फिर
फिर हम किस में सेल विल का यूज करेंगे और किस में सेल विल का यूज नहीं करेंगे, ये हम सबों के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सीखेंगे। तो ग्रामर हम लोगों का कहता है कि ऐसा जो भी टाइम और कंडीशन इंडिकेटिंग वर्ड होगा, ऐसा जो भी टाइम और कंडीशन इंडिकेटिंग वर्ड होगा, इनके तुरंत बाद जो पहला सेंटेंस लिखा गया होगा उसमें हम लोग सेल विल का यूज नहीं करेंगे। दोस्तों ठीक से समझिएगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कंडीशनल वर्ड है, यहाँ पे ये कंडीशनल वर्ड है। इस कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद पहला सेंटेंस कौन सा है, ये ऊपर वाले में इस कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद पहला सेंटेंस कौन सा है, ये। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में हम लोग सेल विल का यूज नहीं कर सकते, इन दोनों ही सेंटेंसेस में हम लोग सेल विल का यूज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो इसमें यदि सेल विल का यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर की बात को बताने के लिए हम लोग आखिर कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो ग्रामर कहता है कि यहाँ पे आप यूज करेंगे या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ऐसा आपको यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी या तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर भी सेल या विल का यूज हम लोग नहीं कर सकते, सेल विल का यूज यहाँ पर भी रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, जबकि इसके पहले या इनके बाद जो सेंटेंसेस आएंगे इसमें सेल विल का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनमें सेल विल का यूज किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, दोनों ही बातें सही होंगी। ठीक है, और वही बात यहाँ भी है, ये जो टाइम और कंडीशन इंडिकेटिंग वर्ड होगा, इनके तुरंत पहले यहाँ जो सेंटेंस लिखा जाएगा इसमें सेल विल का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। दोनों ही बातें सेम है और दोनों ही बातें करेक्ट है। राइट, बात समझ में आ गई। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यूं ही बातें हम लोगों को समझ में आती नहीं। जैसे यदि हम कहें if she will call me, I shall help her। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि वो मुझे बुलाएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, हमारा जो कंडीशनल वर्ड है वो कहां पर दिखाई दे रहा है, तो कंडीशनल वर्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है। इस कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद ये जो सेंटेंस लिखा गया इसमें हम लोग सेल विल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम लोग सेल विल का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यदि हम सेल विल का यूज नहीं कर सकते तो इस प्रकार की बातों को बताने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, किस वर्ब का यूज करेंगे, किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो इसके संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जो बताया वो ग्रामर का रूल क्या था कि यहाँ पे हम लोग सेल विल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, हम लोग उसके साथ यूज करते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसके लास्ट में एसीएस लगा होता है। ठीक है, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसी या ईएस वाला फॉर्म, तो ये वाला हम लोग यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राइट, अब ये देखिए, चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमें क्या यूज करना होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एसीएस वाला फॉर्म। तो यहाँ पे कॉल की जगह हमें क्या लिखना होगा, कॉल्स लिखना होगा। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे आपके ओपन कंडीशनल सेंटेंस में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम बात करते हैं इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस की। तो इमेजिनरी कंडीशनल जो सेंटेंस है वो क्या होता है, आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जो इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है इसको हम कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। तो ये देखिए इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है जिसको हम कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। ठीक है, अब इसको ठीक से समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें आपको इफ का यूज देखने को मिलेगा। इफ के साथ या तो यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया होगा या यहाँ पे मेन वर्ब होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट होता है हमारा। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ता है बुक्स में, तो आइए उस फॉर्मेट की भी चर्चा कर लें। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे इफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, सभी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सभी के साथ हम लोग यही यूज करेंगे वर, या यदि मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब का हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। दोनों एक ही बातें हैं। आप वर लिखिएगा वो भी क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का V2 लिखिएगा, V2 फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, वो भी क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही है। तो ये पहले पार्ट में। सेकंड
सेकंड पार्ट में क्या यूज करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हम लोग यूज करते हैं वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी सब्जेक्ट का यूज होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका, वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए अब इसको देखिए, 4 फॉर्मेट में लिखा जाता है, 4 तरीके से लिखा जा सकता है। ये फॉर्मेट नंबर ए था। इसी के फॉर्मेट नंबर बी की बात करते हैं तो फॉर्मेट नंबर बी हम लोगों का कहता है कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे, तो हमारा जो फॉर्मेट नंबर बी है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे लिखेंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। दोनों के ग्रामर में कहीं कोई गलती नहीं है, दोनों के मीनिंग में कहीं कोई गलती नहीं है, तो ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों ही बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका तीसरा फॉर्मेट भी होता है। तीसरा फॉर्मेट क्या कहते हैं, तीसरा फॉर्मेट हमारा कहता है कि यदि यहाँ पे इफ का प्रयोग नहीं करना हो, यदि यहाँ पे इस इफ का प्रयोग हमें न करना हो तो हम क्या करें, यहाँ पे यदि इफ का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी इफ के स्थान पे इस वर्ब का यूज कर लेंगे। यदि हमारा यहाँ पे कोई मेन वर्ब होगा जिसकी सेकंड फॉर्म लिखी गई होगी तो हम यहाँ पे डिड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। आइए इसको लिखने का प्रयास करते हैं, फिर इनका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। तो अब यदि वर्ब को हम आगे कर दें तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसको एक और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। वो फॉर्मेट क्या है भाई, तो वो फॉर्मेट है हमारा, इसका जो डी फॉर्मेट है, इसका जो चौथा फॉर्मेट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो टाइप सी है, इस टाइप सी के ये जो दोनों पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, इन दोनों पार्ट को हम लोग आपस में ऐसे क्या करें, सफल कर देंगे। और इस तरीके से सफल कर देंगे तो ग्रामर में और मीनिंग में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। आ जाइए लिखने का और समझने का इनको भी हम लोग प्रयास करते हैं। अब इस तरीके से यदि हम लिखेंगे तो हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मेट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आप में से कई बच्चों के मन में एक डाउट क्रिएट होगा, सर आप यहाँ पे फॉर्मेट नंबर सी में और डी में, इन दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब को लिख रहे हैं सब्जेक्ट के पहले, और जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है सब्जेक्ट के पहले तो वहां पे सेंटेंस के लास्ट में हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, और इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, जो आप आगे पढ़ेंगे। या आप में से कुछ लोग पहले से जानते भी होंगे। इन्वर्जन क्या होता है भाई, जब वर्ब लिखा जाता है सब्जेक्ट के पहले, जैसे ये मान लीजिए सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब लिखा हो, ठीक है। यानी कि इस तरीके से यदि कोई भी वर्ब, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ये यदि सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ हो तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन इसी को हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इन्वर्जन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट है जो इंटरोगेटिव वाला फॉर्मेट है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव वाले फॉर्मेट में ही नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज इन्वर्जन के केस में कहीं भी हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते, सभी केसेस में हम लोग फुल स्टॉप का यूज ही करते हैं, राइट। बातें समझ में आ रही बच्चों। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और अब हम लोग इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल, अब अगला एग्जाम्पल क्या है भाई, इसको ठीक से समझिएगा। जैसे हम कहें if he were a bird, if he were a bird, he would fly to you, he would fly to you। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है यदि वो एक चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला गया होता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ही कोई ना कोई व्यक्ति होगा। अब ये बताइए क्या इंसान कभी चिड़िया बना था, ना तो बना था, ना बना है और ना बनेगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक कल्पना है। तो
ऐसे ही काल्पनिक बातों को बताने के लिए हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। ऐसे ही काल्पनिक बातों को बताने के लिए हम लोग इन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जैसे आपके स्कूल कॉलेज में एक ऐसे आया करता था, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं एक राजा होता तो मैं क्या करता, यदि मैं एक सेनापति होता, यदि मैं एक शिक्षक होता, वगैरह वगैरह। तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ये वाला जो ऐसे था आपके सभी स्कूल कॉलेजेस के जितने भी ऐसे के बुक्स आते थे, सारे के सारे बुक्स में ये अवेलेबल होता। उसको कभी पढ़ के देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर का जो कंटेंट होता है उसमें लिखा होता है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो देश का पूरा खजाना लूट लेता, पूरा देश का जो खजाना है उसको अपने घर में लाकर रख लेता, जो मेरे अगेंस्ट बोलता उसको मैं ऐसा कर देता, वैसा कर देता। पूरी की पूरी इमेजिनरी बात है उसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक है? जैसे यदि हम कहें कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो भारत को एक नई दिशा दे देता। भाई न मैं टीचर हूँ, मैं फैकल्टी हूँ, न तो मैं किसी प्रकार से पॉलिटिक्स में इंक्लूड था न हूँ, ठीक है? तो मैं भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके के अपने मन की बातों को बताने के लिए हम लोग ऐसी बातों को बोलते हैं, और ऐसी बातों को जब बताना हो तो ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है? दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग इसको समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इस सभी स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हम लोग ऐसी बातों को बताने के लिए करते हैं जो इमेजिनरी हो, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। जो कैसा हो? जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, ठीक है? असंभव नहीं है लेकिन लगभग असंभव ही है। असंभव नहीं है लेकिन फिर भी लगभग असंभव ही है। जैसे चाय बेचने वाला देखिए प्रधानमंत्री बना हुआ है, ये जनरली कहीं होता नहीं है, ठीक है? कहीं कोई चरवाहा हो, वो किसी देश का कंट्री हेड बना हुआ हो, चाहे प्रेसिडेंट बना हो या पीएम बना हो, ऐसा कभी होता नहीं है, या सीएम बन जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या कहते हैं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहते हैं, ठीक है? तो ये बातें समझ में आ गई। इन द सेम वे यहाँ पे ये भी जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, इस एग्जाम्पल में भी ऐसी ही बातें बताई गई है। यदि वो एक चिड़िया होता तो ये ही जो है कोई ना कोई इंसान होगा, ठीक है? अब इंसान ना तो चिड़िया था, ना है और न कभी बनेगा। अब यहाँ पे फिर आप में से कई बच्चों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर ही के साथ तो हम लोग पास्ट में लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? तो सर ही के साथ हम लोग पास्ट में यूज किया करते थे, बचपन से यूज करते आ रहे हैं वॉज। क्या यूज करते आ रहे हैं भाई? तो हम लोग बचपन से यहाँ पे यूज करते आ रहे हैं वॉज का। अब आप यहाँ पे लगा रहे हैं सर्वर। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे फिर से हम आपको स्ट्रक्चर में ले चलते हैं। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, लेकिन इन सभी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इन सभी के साथ हम लोग यूज करेंगे वर्क का। किसका यूज करेंगे? वर्क का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप अभी भी यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे तो ये गलत है, आपको यहाँ पे वॉज का यूज करना ही नहीं है, राइट? वर्क का जो यूज किया गया है वो बिल्कुल सही है। और अगले पार्ट को चेक कर लीजिए। अगले पार्ट में देखिए ये वुड प्लस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? चलिए अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग फटाफट यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे इफ यू ब्रेक द सिग्नल, यदि आप सिग्नल को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे देखिए इफ के साथ ये क्या है? ये हमारा वर्ब का फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये ओपन कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पे शैल विल का यूज नहीं किया गया, यहाँ पे किसका यूज किया गया? तो यहाँ पे शैल विल का यूज नहीं किया गया, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। अब जरा देख लीजिए यू कैसा होता है? तो यू होता है प्लूरल, प्लूरल वर्ब हो, सॉरी प्लूरल यदि सब्जेक्ट हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दैट इज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अब आ जाइए, तो ये पार्ट तो हो गया। अब आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले जगह पे काम करना, ठीक है? यहाँ पे ग्रामर को अप्लाई करना होता है आपको, ठीक है? अब यहाँ पे यूज सेकंड वाला सेंटेंस है, इसमें शैल विल का यूज हम लोगों को अक्सर किया हुआ दिखाई देता है, तो हम लोग अक्सर यूज करेंगे। हालांकि हमने आपको बताया कि इफ वाले पार्ट में जो टाइम और कंडीशन इंडिकेटिंग वर्ड होता है, इसके बाद जो पहला सेंटेंस आता है उसमें शैल विल का यूज नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट में हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा है यू, तो यू के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो अब चेक कर लो, विल पे, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर
क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से यहाँ पे इफ लगा हुआ, इफ के साथ ये देखिए आई के साथ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगले पार्ट में हमें फिर से क्या यूज करना होगा, सेल विल के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सेल विल कहीं नहीं है, ये रहा विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इफ दिखाई दे रहा है। इफ के साथ ये क्या है, हैड क्या होता है, ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लिया गया। ठीक है, अब ये आ गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। इफ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास ज्यादा समय होता। ठीक है, तो ये देखिए आई डैश देम। तो अगले पार्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, अगले पार्ट में हम लोग यूज करते हैं वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करते हैं, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, और वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इफ आई हैड मेट योर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए हैड के साथ ही जो मेट है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा भाई, आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। क्या है, ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, जिसको हम लोग कहते हैं रियल कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं, रियल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब इसके भी 4 फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, आइए सबको 1 बाई 1 हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पहला जो इसका पैटर्न है वो क्या है, इसके भी 4 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट, अब पहला फॉर्मेट क्या कहता है, ये कहता है कि इफ के साथ यदि आप यूज करेंगे यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इफ के साथ यदि आप हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो अगले पार्ट में आप क्या यूज करेंगे, या इसको और बेहतर तरीके से हम बताना चाहें, क्योंकि आपके बुक्स में इसी प्रकार से लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। तो आपके बुक में लिखा हुआ दिखाई पड़ता है इफ के साथ क्या दिखाई देगा, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा, हैड के बाद क्या यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसकी पूरी कहानी यहाँ पे मूव करती है, सब्जेक्ट से यहाँ भी आपको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको इमेजिनरी सेंटेंस बताया था, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में बताया था, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या यूज करते हैं, तो सबके साथ यूज करते हैं दोस्तों हम लोग वर्ब का। किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन द सेम वे यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी नंबर का हो, किसी भी पर्सन का हो, इससे हमें कतई मतलब नहीं होता। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे यूज करना होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सबके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सबके साथ हम लोग यूज करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसका पहला फॉर्मेट था। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है भाई, इसका दूसरा फॉर्मेट है कि इन दोनों पार्ट को आपस में सफल कर दे, यानी कि आपस में इंटरचेंज कर दे, सेंटेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो सेंटेंस जो है अप्रभावित रहता है, सेंटेंस पे इसका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। अगले फॉर्मेट की बात करते हैं। अगले फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, तो यदि यहाँ पे इफ का यूज नहीं करना हो तो क्या करेंगे, यदि यहाँ पे इफ का यूज नहीं करना हो दोस्तों तो हम लोग इफ के स्थान पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड का। किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। इसके बावजूद सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा फुल स्टॉप, न कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, अब हमारा फॉर्मेट हो जाता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला पार्ट जैसा था वैसे ही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा ही रहेगा। अब इसका जो फोर्थ फॉर्मेट है, फॉर्मेट नंबर डी है, इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेट नंबर सी के इन दोनों पार्ट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। कैसे इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस यहाँ लिखते हैं वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। सेकंड पार्ट में लिखते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा होता है। अब इसका एक एग्जांपल होना चाहिए, इफ she had studied hard, she would have passed the exam। तो वो एग्जाम पास कर गई होती। अब जरा इस सेंटेंस को ठीक से समझिए, यदि उसने कड़ी मेहनत करी होती, यदि उसने हार्ड स्टडी किया होता तो वो एग्जाम में पास कर गई होती। अब जरा ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। तो
कड़ा मेहनत किया जा सकता था, स्टडी में हार्ड वर्क किया जा सकता था, ये संभव तो था, लेकिन संभव होने के बावजूद किसी भी कारणवश यदि ये काम नहीं हो पाया तो इसको दुख या अफसोस के साथ एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। चारों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, चारों के मीनिंग में ग्रामर में कहीं कोई गलती नहीं है। चारों का प्रयोग एक ही बात को, ऐसी ही बात को बताने के लिए करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ सामने एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रियल कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रियल कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हैड के साथ ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगला जो हमारा यहाँ पे वर्ब यूज होगा वो क्या यूज होगा? वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आ जाइए चेक कर लीजिए, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट, चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने। यहाँ देखिए इफ बेबी क्राइज, ये फिर से आ गया ओपन कंडीशनल सेंटेंस। बेबी कैसा है भाई? सिंगुलर है। ये कैसा है? ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो अगले पार्ट में क्या यूज करेंगे दोस्तों? अगले पार्ट में हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो अगले पार्ट में यूज करेंगे हम लोग शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए देख लीजिए शैल विल के साथ क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सीधा बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आए नहीं आए, आपको जितनी बातें बताई जा रही है इतनी बातों को भी यदि आप सीख लें तो ऐसा कोई भी बच्चा जो इंग्लिश में वीक हो वो भी ऐसे क्वेश्चन के आंसर बिना मीनिंग समझे भी कर सकता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इफ। अब इफ के बाद देखिए मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अग्री, ये क्या है? ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इफ के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि ये है ओपन कंडीशनल सेंटेंस। तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा? शैल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा? शैल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ढूंढ लीजिए यहाँ पे शैल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बना? सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सैम एंड जो, ये व्यक्ति कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब यहीं पे हमारा फिलर है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, हमें पता नहीं। आगे वाले पार्ट को चेक कीजिए, यहाँ से कुछ न कुछ क्लू मिलेगा। यहाँ पे देखिए इफ के साथ ये हैव क्या होता है? तो ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इफ के साथ ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात ये ओपन कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा? शैल विल के साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ढूंढ लो भाई, शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एज सून एज, देखिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे आपको ओपन कंडीशनल सेंटेंस में एज सून एज, सो लॉन्ग एज, इस तरीके के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो एज सून एज आपको दिखाई दिया, ये क्या है? ये है हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, दैट इज, ये भी हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, दैट इज ओपन कंडीशनल सेंटेंस। अब फिर यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शन ढूंढ लो, शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक ही जगह दिख रहा है और वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके सामने। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अनलेस के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टॉप क्या है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अर्थात ये भी है आपका ओपन कंडीशनल सेंटेंस। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ढूंढ लीजिए शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या? नॉट इम्प्रूव, ये इम्प्रूव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे विल। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे विल का। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में इंडिकेशन दिया हुआ है कि विल का कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, अर्थात शैल या विल दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ देखिए योर हेल्थ क्या है भाई? थर्ड पर्सन के साथ कौन सा यूज करते हैं हम लोग? शैल या विल? तो हम लोग यूज करते हैं विल का, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का यूज हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई और वी, दैट इज फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इफ आई कैन नॉट कंटिन्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कंडीशनल वर्ड नहीं है, कोई भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ देखिए देयर इज समवन टू हेल्प मी, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अब हमें चाहिए यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशनल सेंटेंस। क्योंकि ये क्या है भाई? ये इज क्या है? ये है हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कुछ बुक्स में या मैक्सिमम बुक्स में यहाँ पे इज को रखा गया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो आप इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए। आप इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं, आप इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं। हालांकि हमने आपको टेंस के फर्स्ट पार्ट में बताया है
कि वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है एस वाला फॉर्म होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर। ठीक है, कैसा होता है, हमेशा होता है सिंगुलर, इसलिए हम इसको रखते हैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में। तो अब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वो कैसा रहेगा, ये रहेगा हमारा कोई ना कोई टाइम और कंडीशन इंडिकेटिंग वर्ड। तो अब सेंटेंस जरा पढ़ लीजिए। आई कैन नॉट कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। देयर इज समवन टू हेल्प मी, अब यहाँ पे ये जो देयर लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा वाला देयर होगा, THERE, देयर इज समवन टू हेल्प मी, ऐसा वाला देयर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देयर इज समवन टू हेल्प मी, जब तक कि मेरी कोई मदद करने वाला वहां नहीं होगा मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जब तक कि नहीं होगा ये कंडीशन बता रहा है। कंडीशन बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंडीशनल वर्ड अनलेस का। किसका, कंडीशनल वर्ड अनलेस का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हैड। हैड के साथ यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रियल कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। अब इसमें देखिए क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए विल हैव प्लस ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल का यूज तो करते नहीं है दोनों ही प्रकार के, चाहे हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है वो इमेजिनरी कंडीशनल हो या रियल कंडीशनल हो, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 हो या कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 हो, दोनों प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ विल की जगह में क्या यूज करना होगा, विल के स्थान पे यदि हम वुड का यूज कर लें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट विल, वी विल हैव, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल हैव, यहाँ लिखा है। तो इस कारण से हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इफ ही डिड नो। ठीक है, इफ ही डिड नो, अब ये डिड क्या है, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे डिड का यूज कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, वुड हैव आस्क्ड का यूज दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सेंटेंस को एक बार आइए पढ़ भी लेते हैं, पढ़ के समझ भी लेते हैं। इफ ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यदि वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, ही वुड हैव आस्क्ड अस, तो उसे हम लोगों से पूछना चाहिए था। यानी कि ये सेंटेंस जो है ये रियल कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है, न कि 2 है। ठीक है, तो इसमें हम सबों को क्या करना चाहिए दोस्तों, इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए था कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को यूज करना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को यूज करना चाहिए था हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना चाहिए था, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे डिड के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड का। किसका यूज करेंगे, हैड का। इफ ही हैड नॉट, नो की जगह फिर लिखेंगे नोन, इफ ही हैड नॉट नोन। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी बात नहीं है, ये रियल बात है। यदि आपको नहीं पता था तो किसी से पूछ लेते, आपको जानना चाहिए था। फिर भी यदि आपको नहीं पता तो किसी से पूछना चाहिए था, किसी की मदद लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये रियल सेंटेंस है। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, ये एरर है हमारा पार्ट ए में। तो इस कारण से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा दोस्तों। आइए कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम लेकर चलते हैं सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज आउट ऑफ द ऑफिस, जब प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफिस से बाहर होते हैं। ठीक है, ये देखिए इज लगा हुआ, इज क्या है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया, मैक्सिमम बुक्स में इसको बताया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन हम इसको कहाँ रखते हैं, हम रखते हैं इसको वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में। ठीक है, यदि आप में से किसी बच्चे को इस प्रकार के दिए हुए सेंटेंसेस में इज आर एम को लेकर कोई भी डाउट हो, वर्ब बी को लेकर कोई भी डाउट हो, टेंस और वॉइस को पहचानने में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे टेंस के सभी वीडियोस को शुरू से देखते हुए आइए। टेंस पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर से देखिएगा। ठीक है, यानी कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश का जो फर्स्ट लेक्चर मिल रहा है अभी के सेशन में,
उस फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर को जरूर से देखिएगा, वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिज डिप्यूटी इज टेकिंग, तो उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा या डिप्टी, ये देखिए ये प्राइम मिनिस्टर था, यदि ये डिप्टी, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये यदि अपने ऑफिस से बाहर हो तो उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, वो पदभार लेता है। तो यहाँ पे इज टेकिंग का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल टेक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल टेक का यूज करेंगे। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है, अभी एरर है पार्ट सी में। कहाँ पे, पार्ट सी में। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। राइट, अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कहाँ करेंगे, आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए सपोज और इफ, इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं किया जा सकता। यदि आपको ऐसा मिलता है तो आपको इजीली क्या करना चाहिए, सपोज या सपोजिंग जिसका यूज होगा इफ के साथ, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सिर्फ सपोज वाले पार्ट को आप, या सपोज जो वर्ड है उसको रिमूव कर देंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस कारण से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ए पार्ट में एरर था और ए वाला कहां दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इफ के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वुड नॉट हैव अलाउड, वुड नॉट हैव अलाउड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो एरर वाला पार्ट है वो किस सेक्शन में है, बी में। अब यहाँ पे ढूंढिए बी कहाँ पे लिखा है, तो बी लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम यहीं पे सम अप करते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जल्द मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।